जय हिंद साथियों, वेलकम टू पैरामाउंट रॉयल एकेडमी। तो आज का जो मॉक टेस्ट नंबर 24 है उसमें हम कवर करने वाले हैं जीके प्लस इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट 32 क्वेश्चन। तो मॉक टेस्ट को बिल्कुल पूरा लगाइएगा। और यहाँ पर जो आप लोगों के लिए हमारी तरफ से टारगेट सेट किया गया है वो 28 प्लस का है। और ये वो छोटे छोटे टारगेट हैं, यदि आप इनको सक्सेसफुली अचीव कर पाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आने वाले समय में जो आपका बड़ा टारगेट है यानी कि फाइनल परीक्षा में, तो उसमें भी आप काफ़ी अच्छे मार्क्स ले लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। लेकिन उससे पहले यदि फर्स्ट टाइम आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाले जितनी भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद। संसद के पास अधिकार है, वो किसी भी राज्य का क्षेत्र क्या कर सकती है, घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम तानसेन की बात करें तो तानसेन कौन थे, अकबर के समय में ये जो है उनके दरबार में क्या हुआ करते थे, संगीतकार हुआ करते थे। तो इनका जो मकबरा स्थित है वो कहाँ स्थित है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर। जिसने भी किया था बिल्कुल सही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। यदि हम रामकृष्ण परमहंस की बात करें, ठीक है, तो ये कौन थे, ये विवेकानंद जी के क्या थे, गुरु थे। ठीक है, तो इनका जो मूल नाम है, क्या मूल नाम था इनका, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है जी। यदि हम बात करें विवेकानंद के बारे में तो विवेकानंद जी ने जो है अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर जो है रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कब की थी, 1897 में की थी। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो किस वर्ष पारित किया था, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1942 में इसे इन्होंने पारित किया था। चले आगे बढ़ते हैं। हाँ, उससे पहले इस जो है और किस नाम से जाना जाता है, अगस्त आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन सा आंदोलन, अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा। ये लाइन अक्सर आपने सुनी होगी, तो इसके लेखक कौन है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद इकबाल। और कब इन्होंने इसको लिखा था, 1905 ईस्वी में इन्होंने इसको लिखा था। नेक्स्ट इज मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। जो मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं संविधान की तरफ से, तो किस भाग में इनको वर्णित किया गया है, तो इनको वर्णित किया गया है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भाग तृतीय यानी कि भाग 3 में। और किस आर्टिकल से कहाँ तक शुरू है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये है निहित है। चले कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि है संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो बोलता है जो भारत का जो संविधान है, जिस तरीके से हमारे कुछ मौलिक अधिकार है उसी तरीके से व्यक्तियों को मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं जिनका उनको पालन करना चाहिए। तो ये जो लिए गए हैं संविधान में, जो कहाँ से लिए गए हैं यानी कि किस कंट्री से लिए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पूर्व सोवियत। देखिए दोस्तों, जब हमारा संविधान लागू हुआ, देखिए कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1949 को हुआ, 1950 को लागू हुआ, सभी जानते हैं। ठीक है, लेकिन बन कब गया था, 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, यदि हम बात करें जब संविधान 1950 में लागू हुआ तो उसमें जो है संविधान में मूल कर्तव्य निहित नहीं थे। ठीक है, तो फिर क्या किया गया, 42वें संवैधानिक संशोधन में 1976 में जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए लोगों के लिए। ठीक है, और उसके बाद सन 2002 में, याद रखना है सन 2002 में, ठीक है, 86वें संवैधानिक संशोधन 86 अमेंडमेंट के अनुसार जो है यहाँ पर एक और कर्तव्य जोड़ा गया जिसे कहा गया शिक्षा का अधिकार, यानी कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करवाना भी जो है मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया था। कब किया गया था, 2002 में। तो ये भी आपने याद रखना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेणुका बांध किस नदी पर बना है। रेणुका बांध किस नदी पर बना है। तो सबसे पहली बात आती है जो रेणुका नदी है कहाँ बहती है, सिरमौर में।
रेणुका कौन थी? परशुराम जी की माता थी। आकृति कैसी थी? सोई हुई स्त्री की तरह। ये तो बेसिक से क्वेश्चन है जो रेणुका से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है रेणुका बांध किस नदी पे है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। जिसने भी किया था वो बिल्कुल सही किया था, गिरी। यह यमुना की सहायक या आप कह सकते हैं उप नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। रूपीन घाटी किस जिले में स्थित है? आई रिपीट वंस अगेन, रूपीन घाटी किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, किन्नौर। क्वेश्चन नंबर 10। हिमाचल प्रदेश में दराती बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? जो दराती हम बनाते हैं, जिससे घास काटते हैं, तो उसको जो लकड़ी का जो हैंडल लगा होता है जहां से हम उसको होल्ड करते हैं, तो किस चीज़ की वो बनाई जाती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीशम की बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए हिमाचल से संबंधित पुस्तकें आप जरूर पढ़े, आपसे पूछी जा सकती है। तो हिमालयन आर्ट जो पुस्तक है उसके जो लेखक है वो है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जेसी फ्रेंच। कब लिखी थी? 1931 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? जो मिताली एक्सप्रेस है भारत और किसी दूसरे देश के बीच में चलने वाली तीसरी पैसेंजर ट्रेन है। ठीक है, तो किस देश के लिए ये चल रही है? भारत से। तो ये भारत से बांग्लादेश ये चलती है। यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो पहली जो ट्रेन चली थी वो चली थी मैत्री एक्सप्रेस। दूसरी जो ट्रेन चली थी वो थी बंधन एक्सप्रेस। और अभी हाल ही में जो तीसरी ट्रेन जो शुरू की गई है जो है एक पैसेंजर ट्रेन है वो भी, और नाम है उसका मिताली एक्सप्रेस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि है हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बंदरों की किस नई जाति की खोज की गई है? इसे किस नाम से जाना जा रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश में एक बंदरों की नई जाति की वैज्ञानिकों ने खोज की है, तो इसे किस नाम से जाना जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सेल मकॉक। क्वेश्चन नंबर 14। चूना पत्थर यानी कि जो लाइमस्टोन का कायांतरित रूप है, तो लाइमस्टोन का कायांतरित रूप क्या है? ऑप्शन ए, संगमरमर। जिसने भी किया था बिल्कुल सही किया था। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि भारत में ये चीज हुई है और दुनिया में पहली बार ये हुई है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत चांसेस ऐसे क्वेश्चन के हो जाते हैं। रिपीट कर रहा हूं एक बार, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? टेलीस्कोप का यूज कहाँ किया जाता है? जो आकाशगंगा है, जो तारे हैं, उनको देखने के लिए यूज किया जाता है। ये कोस्टा का टेलीस्कोप है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। ठीक है, तो कहाँ पर यह स्थापित किया गया है? भारत के किस राज्य में? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट इज प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है आपका 31 मई को। तो ये थे जीके के क्वेश्चन। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे इंग्लिश की तरफ। साथ ही साथ आपसे ये रिक्वेस्ट भी मेरा रहेगा कि आप कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है, जो क्वेरीज है वो जरूर शेयर करें, और साथ ही साथ जो आपका स्कोर रहा है, आप 28 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं ये भी जरूर शेयर करें। चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन आपको यहां पर भरनी है। यू आर एडवाइज टू राइट डैश डैश पेंसिल। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विद, यानी कि यू आर एडवाइज टू राइट विद पेंसिल। क्वेश्चन नंबर 18। आवर क्लोथ्स आर सोक्ड डैश डैश वाटर। आवर क्लोथ्स आर सोक्ड, सोक्ड मतलब होता है भीगना। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आवर क्लोथ्स आर सोक्ड इन वाटर। हमारे जो कपड़े हैं वो कहाँ भीग गए थे भाई? पानी में। चले आगे है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि है गिव सिनोनिम ऑफ कॉन्डेम्न। आपको इसका जो है सिनोनिम बताना है, सिमिलर वर्ड क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से बताएंगे। तो अगर हम बात करें, कॉन्डेम्न का मतलब होता है किसी की निंदा करना। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पर जो है इसका जो सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। तो राइट देखिए, अगर हम बात करें फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ी दे देना। ठीक है, सिंपैथेटिक की बात अगर मैं करूं तो इसका मतलब होता है सहानुभूति। ठीक है, स्कोल्ड की बात करूं वो होता है भला बुरा कहना।
ठीक है। डिसअप्रूवल की अगर मैं बात करूं तो डिसअप्रूवल का मतलब हो जाता है कि किसी चीज़ को डिसअप्रूव कर देना, उसको डिनाई कर देना, और सेम इसका भी यही मतलब होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन की तरफ, जो कि सेम है। गिव द सिनोनिम, आपको बताना है एनिमी का। तो एनिमी तो सभी जानते हैं, तो एनिमी क्या होता है? शत्रु होता है। तो शत्रु का आपको बताना है यहाँ पर सिनोनिम, सिमिलर वर्ड कौन सा है लगभग। तो फ्रेंड तो नहीं हो सकता, ठीक है। अगला अगर मैं बात करूं फो, देखिए फो का मतलब भी क्या होता है? फो का मतलब होता है शत्रु, तो यहां भी क्या है? शत्रु है, ठीक है। अगर अगली हम बात करें नेबर, तो पड़ोसी होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कैंपेनियन की, तो कैंपेनियन क्या होता है? ये भी मित्र होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसने भी किया था एफ ओ ही बिल्कुल सही है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स, आपको यहां पर करेक्ट मीनिंग बताना है। गेट द एक्स, आई रिपीट वंस अगेन, गेट द एक्स, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जल्दी से टिक करेंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टू लूज अ जॉब। विंडफॉल प्रॉफिट का मतलब होता है छप्पर फाड़ के जो फायदा होता है। वेरी इरिटेटिव नेचर, ऐसा आदमी जो क्या करता है, मतलब बिल्कुल इरिटेटिव है। रूड पर्सन भी वही हो गया जो काफ़ी रूड है। लेकिन गेट द एक्स का मतलब क्या होता है? गेट द एक्स का मतलब होता है कोई चीज़ खो देना, ठीक है, किसी चीज़ का नुकसान हो जाना। तो राइट आंसर इज टू लूज अ जॉब। क्वेश्चन नंबर 22, अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक, केक का एक टुकड़ा, यानी कि अ पीस ऑफ केक किसको रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है? जल्दी से देखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा समथिंग इज़ वेरी इजी टू अकम्प्लिश, ऐसी चीज़ जो बहुत आसान हो पूरी करने में। अब आपके पास एक केक का टुकड़ा है तो बिल्कुल आसानी से आप उसको खा सकते हैं, ज़्यादा टफ काम नहीं है, दांत भी नहीं होंगे तब भी खा लेंगे। तो इस तरीके से आप जो हिंट्स जो रहती है उनसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया समथिंग वेरी इजी टू अकम्प्लिश। चले आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग पूछी गई है आप ऑप्शन से देख सकते हैं, निमोनिया की स्पेलिंग पूछी गई है। तो निमोनिया की स्पेलिंग इनमें से कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको एक ही वर्ड की स्पेलिंग पूछी जाए तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपसे किस चीज़ की स्पेलिंग पूछी गई है। आप समझ गए कि आपसे जो स्पेलिंग पूछी गई है वो पूछी गई है निमोनिया की, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, साइड में जाके उसकी स्पेलिंग खुद से लिख लेनी है। तो निमोनिया की अगर आप स्पेलिंग लिखेंगे तो क्या होती है? PNEUMONIA, और इसको आपने क्या कर देना है, इसको आपको मैच कर देना अपने ऑप्शन के साथ। तो कहाँ ये मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। PNEUMONIA इज द राइट आंसर। क्योंकि यदि आप सारी स्पेलिंगें देखेंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इसीलिए ये तरीका आप अपनाएं। नेक्स्ट आपसे पूछी गई है लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग। क्या पूछी गई है? आपको बताना है कि जो लेफ्टिनेंट होता है, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग क्या होगी। तो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग आप सेम तरीका अपना लें, साइड में लिख लें LIEU, ठीक है। फिर क्या लिख देना है? 10 लिख देना है, और फिर लिख देना है आंट, और ये होती है लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग। तो इसको मैच कर ले। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो कि है अ पोइम ऑफ 14 लाइन, 14 लाइनों की पोइम जो रहती है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी, सोनेट। क्या कहेंगे भाई? सोनेट कहते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें हाइमन की, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? धार्मिक गीत कहा जाता है। इपिक की बात करूं, इसको लंबा या उत्तेजना भरा इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसकी अगर मैं बात करूं उड़े की, तो ये होता है विशेष अवसर पर लिखा गया गीत या कुछ समथिंग ऐसा इसका रहता है। तो यहाँ पे 14 लाइन वाली जो पोइम होती है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसने भी किया था बिल्कुल सही किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, जो कि है हैंडराइटिंग दैट कैन बी रीड इजीली, ऐसी हैंडराइटिंग जिसे बिल्कुल आसानी से पढ़ा जा सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सबको पता होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, जो कि है सी इज अ गुड डांसर। इन दिस सेंटेंस गुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सी इज अ गुड डांसर। ये सेंटेंस दिया और पूछा है जो गुड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
किसका एग्जाम्पल है? तो 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव यहाँ पर बता रहा है विशेषता, यानी कि ये क्या है आपका विशेषता बताता है। तो गुड क्या बता रहा है यहाँ पर? डांसर बोल रहा है, डांसर तो है लेकिन कैसी डांसर है? गुड है, उसकी ये विशेषता बता रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन व्हेन मेड प्लूरल इट्स मीनिंग चेंज। तो यहाँ पर आपको 4 नाउन दी गई है, बस, गोट और गुड और एग्स। सॉरी, एग्स की जगह यहाँ क्या होता? एग होता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला गया है ऐसी कौन सी नाउन है यदि हम उसका प्लूरल बना दें तो उसका मीनिंग ही बदल जाता है। देखिए, अगर मैं बस का प्लूरल बनाऊँ तो क्या हो जाएगा? बसेस हो जाएगा। तो बसेस का मतलब ही क्या होगा? जो बसें हैं हमारी। गोट्स का भी वही हो जाएगा, बकरियाँ बहुत सारी। गुड का एस लगा दूं तो क्या बन जाएगा? गुड्स बन जाएगा। और एग का एस बनाऊं तो एग्स बन जाएगा। तो देखिए, गुड्स वैसे तो गुड था, गुड इज़ अच्छा, लेकिन गुड्स की बात करें तो गुड्स हम और किसको कहते हैं? गुड्स को हम कहते हैं जो बिकने वाली जो वस्तुएं हमने रखी हैं उनको हम क्या कह देते हैं? गुड्स। तो यहाँ पर इसका मीनिंग चेंज हो रहा है, बिकने वाली वस्तुएं भी हो रहा है। ठीक है, गुड का मतलब वैसे अच्छा था, जब हम इसका प्लूरल कर रहे हैं तो बिकने वाली वस्तुएं बन रहा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, इन दिस सेंटेंस आपको क्या करना है? एरर निकालना है और किस लाइन में एरर है उसके हिसाब से ए बी सी जहां भी एरर होगा आपको रिप्रेजेंट यहां पर कर देना है। तो क्वेश्चन है हमारा, बॉबी लर्न द अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 2, नो एरर। तो यहाँ पर देखें एरर कहाँ है? तो 29 का जो एरर है आपका वो है अल्फ़ाबेट्स की स्पेलिंग में, यहाँ होना था अल्फ़ाबेट। तो राइट आंसर देखिए कहाँ ये गलती है? बी पार्ट में है। तो राइट आंसर इसका हो जाता ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आई वॉच्ड हाउ द पियोनिस्ट यूज्ड हर लेफ्ट हैंड। तो जल्दी से इसमें एरर निकालें कि इस पूरे सेंटेंस में कहाँ एरर है। तो एरर यहाँ पे निकलता है पार्ट नंबर 2 में, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो पियानिस्ट की जो स्पेलिंग है वो गलत दे के रखी है। पियानिस्ट की जो स्पेलिंग होती है वो होती है PIANIST, और यहाँ क्या दिया था? NIOST, यानी कि गलत पार्ट है P, और B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राइट आंसर। चले 31 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डैश डैश हिज प्रिंसिपल्स, ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। तो राइट आंसर जल्दी से टिक करेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल्स क्या है? सिद्धांत हैं। ठीक है, विद रिगार्ड्स टू हिज प्रिंसिपल्स ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अभी देखिए दोस्तों, 32 क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पे नहीं है तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, इंग्लिश में जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, ठीक है, वो हमारा है 32 क्वेश्चन जो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। तो आप कमेंट सेक्शन में जाए, क्वेश्चन को टाइप करें और उसके ऑप्शन टाइप करें और देखते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप 1000-2000 आदमी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, एक एक क्वेश्चन अगर सारे लोग डाल रहे हैं तो लगभग 1 से 2000 क्वेश्चन तो आपके एक कमेंट में हो जाएंगे, जिसको आप इजीली देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, अपनों का ख्याल रखें।